स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। इसमें हम लोग उसी पर चर्चा करते हैं। आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही हो और उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक हो, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाए, और जब स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाती है। इस कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो तरह की हो सकती है, एक को बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसमें जो डिफरेंस आता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के कंपाउंड्स में, जो डिफरेंस आता है वो उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर के वजह से जो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकेंड टाइप की जो आइसोमेरिज्म है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। ये स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, जो कार्बन से या कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूट्स लगे होते हैं एटम्स या ग्रुप, उनके आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता, माने अगल बगल का जो स्पेस है उसके स्पेस में, एंगल्स में, इन सब में डिफरेंस की वजह से जो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर। उसमें मैं आपका कंसेप्ट डेवलप करने का थोड़ा प्रयास करता हूं, बाकी अपना कंसेप्ट आपको इसी में ऐड करके इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। फर्स्ट पे आते हैं चैन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे ब्रीफ आइडिया मैं आपको आइसोमेरिज्म की देने जा रहा हूँ। चैन आइसोमेरिज्म नाम से ही लग रहा है कि इसमें जो आइसोमेरिज्म जनरेट होगी उसका रीजन होगा कि उस कंपाउंड के चैन स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाए। जैसे देखिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है CH3, CH2, CH2, CH3, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। N ब्यूटेन, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। और CH3, CH, CH3, CH3 ये भी ब्यूटेन है, लेकिन इसको हम कहेंगे आइसो ब्यूटेन। दोनों कंपाउंड सेम हैं, दोनों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? दोनों के केवल चैन स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है। इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को बोलेंगे चैन आइसोमेरिज्म। सेकेंड टाइप पर आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकेंड टाइप, ये रहा फर्स्ट टाइप। दूसरे पर आते हैं, ये रहा सेकेंड टाइप का आइसोमेरिज्म, जिसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म जनरेट होती है फंक्शनल ग्रुप या उसके अंदर जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सब होते हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है अगर कंपाउंड में। तो इस प्रकार से जो आइसोमेरिज्म जनरेट होगी, जो आइसोमेरिज्म डेवलप होगी, उसको हम कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, हिंदी में स्थान समावयवता, ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, ये है ब्यूटीन 1 या 1 ब्यूटीन। और इसको देखिए नंबरिंग कहीं से भी कर दें 1 2 3 4, ये ब्यूटीन 2 या इसको हम कह देंगे 2 ब्यूटीन। तो इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है भाई? डिफरेंस आ रहा है ये डबल बॉन्ड की पोजीशन में। यहाँ डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है और यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट कर गया कहाँ? सेकेंड कार्बन पे। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म डेवलप हुई उसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड टाइप की जो आइसोमेरिज्म है उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है। पूरा केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों ही चेंज हो जाती है। इस तरह के जो आइसोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं रहती, केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होता है। जैसे देखिए ये जनरेट होती है फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ जाने के कारण। यहाँ पे लिखा है डाई मेथिल ईथर CH3O CH3। ये इसी का एक कंपाउंड अगर आइसोमेरिक कंपाउंड देखें तो CH3 CH2OH, ये ईथर है और ये अल्कोहल है। दोनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में
डिफरेंस है, इस तरह की जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डेवलप हुई उसको हम नाम देंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और एक फोर्थ टाइप का, ये थर्ड रहा, ये थर्ड टाइप की आइसोमेरिज्म थी। और एक फोर्थ टाइप की जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसको नाम देते हैं मेटामेरिज्म। ये स्पेशल टाइप की एक आइसोमेरिज्म है जो होमोलॉगस कंपाउंड्स होते हैं, एक ही सीरीज के कंपाउंड होते हैं, उनमें इस तरह की आइसोमेरिज्म आती है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, देखिए डाई एथिल ईथर CH3 CH2O CH2CH3 डाई एथिल ईथर, ये भी ईथर ही है, मेथिल एथिल ईथर हो गया, ये मेथिल प्रोपिल ईथर, ये मेथिल प्रोपिल ईथर हो गया और ये डाई मेथिल ईथर है। इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है, जो लगभग पोजीशन आइसोमेरिज्म से ही मिलती जुलती आइसोमेरिज्म है, स्पेशल टाइप की, उसका नाम दे देते हैं मेटामेरिज्म। तो ये कुल 4 प्रकार की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हैं जिनकी वजह से कंपाउंड्स में एक से अधिक टाइप के स्ट्रक्चर हो जाते हैं जनरेट, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और अब हम सेकंड पर आते हैं जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक्चुअली 2 तरह की होती है, जिसको कि अभी पहले बताया था कि जो ये स्पेस में अरेंजमेंट है एटम्स का, उसके ओरिएंटेशन में चेंज होने की वजह से इस तरह की आइसोमेरिज्म जनरेट होती है। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इनेंशियोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इनेंशियोमेरिज्म को एक नाम और देते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका रिलेशन ऑप्टिक्स के एक उससे थियरी से है, ऑप्टिक्स के कुछ फिनोमेनन से है, इसकी चर्चा भी हम लोग करते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ये जो एटम्स कार्बन से लगे होंगे या जो एटम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लगे होंगे, उनके स्पेस में अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन की वजह से डिफरेंस आ जाता है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की चर्चा करें उसके पहले हम लोग जरा सा एक और ऑप्टिक्स की एक जनरल सी बात है उस पर चर्चा करते हैं। जनरल जो नॉर्मल लाइट होती है उसमें जो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं या लाइट की जो वेव्स होती हैं, उनका जो वाइब्रेशन होता है सभी प्लेन्स में देखिए हो रहा है, कोई एक प्लेन में नहीं, सारे प्लेन्स में उसके पार्टिकल्स या उसकी वेव्स वाइब्रेट करती हैं, उसको हम नॉर्मल लाइट बोलते हैं। उस नॉर्मल लाइट को एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म है जिसको नाम दे रहे हैं निकॉल प्रिज्म। 2 प्रिज्म को कनाडा बालसम से सटा करके एक प्रिज्म बनाया जाता है। स्पेशल एक अलग से उसका मटेरियल होता है, उसका नाम है निकॉल प्रिज्म। तो निकॉल प्रिज्म से होकर के जब इस लाइट को गुजारते हैं, इसको निकल प्रिज्म मत समझिएगा, निकॉल एक टर्म है जिसमें 2 प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर्स को कनाडा बालसम से जोड़ करके बनाया जाता है। तो निकॉल प्रिज्म से जब इस लाइट को हम आगे बढ़ाएंगे तो इससे जो लाइट निकलेगी उसमें जो वाइब्रेशन का प्लेन है केवल एक रह जाएगा। ऐसी लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट किया निकॉल प्रिज्म ने, और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम किसी सब्सटेंस से गुजारें और वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव हो, कैसे जानेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? अगर उस सब्सटेंस से होकर के लाइट को पास करें तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो वो क्लॉकवाइज घुमा देगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। अगर ये काम ये मटेरियल कर ले रहा है तो हम कहेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल है ये। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस से होकर के जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो वो या तो क्लॉकवाइज घूमेगा और या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर क्लॉकवाइज घुमा देता है तो ये मटेरियल कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है तो उसको नाम दे देते हैं लीवो रोटेटरी। तो 2 तरह के हो गए। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी घुमा देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। तो ये तो रहा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में।
एक और ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे एक अंग्रेजी का अल्फाबेट लिखा है P। उसकी जब मिरर इमेज बनेगी तो ये इस तरह की बनेगी, और इस मिरर इमेज को उठाकर इसका फेस बिना बदले किसी भी तरह से इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसी मिरर इमेज है दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर। ठीक वैसे ही एक देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर ये बीच का कार्बन मान लें और उससे बगल ये जुड़ी हुई साइड चेन्स हैं, तो इन साइड चेन्स को रखते हुए अगर मिरर इमेज एक बनती है तो इस मिरर इमेज को बनने के बाद इस पर सुपर इम्पोज कर पाना संभव नहीं है। ठीक वैसे ही अगर हमारे दोनों हाथों को मिरर इमेज माना जाए, दोनों हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, तो इन दोनों मिरर इमेजेस को एक दूसरे पर किसी भी तरीके से सुपर इम्पोज कर पाना संभव नहीं होगा। अगर इसका फेस इधर है, इसका भी फेस इधर करेंगे तो थंब इस तरफ चला गया, ये थंब इस तरफ चला गया, और इस पर सुपर इम्पोजिशन संभव नहीं है। लेकिन एक और इस कंपाउंड को देखिए जिसमें जो बाहर के साइड चेन्स लगी हुई हैं, इसमें दो साइड चेन एक जैसी हो गई। देखिए सारे सब्स्टिट्यूट्स में ए, यहाँ भी ए आ गया, और ये बी और डी तो है ही है, उसकी मिरर इमेज इस तरह से बनेगी। और ऐसा बताया गया कि अगर कार्बन के चारों ओर जो चार साइड चेन्स हैं वो अलग अलग हैं, चार की चारों, तो उससे जो मिरर इमेज बनेगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी, सुपर इम्पोज्ड नहीं हो सकती। लेकिन अगर चार साइड चेन में से कोई दो साइड चेन समान हो गई, या तीन समान हो गई, या चारों एक जैसी हैं, तो उसका सुपर इम्पोजिशन संभव है। तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा, और वे कंपाउंड जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड नहीं की जा सकती है वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, और वो इनैंशियोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी और मिरर इमेज समझ लेने के बाद अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। इनैंशियोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल एक है लैक्टिक एसिड CH3CHOH COOH, इसका मिरर इमेज ये बना हुआ है। तो लैक्टिक एसिड एक दूसरे पर इसकी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, और लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है। लैक्टिक एसिड का एक फॉर्म डेक्स्ट्रोरोटेटरी है जिसको हम डी लैक्टिक एसिड कहेंगे, और दूसरा फॉर्म उसका लेवियो रोटेटरी है, उसको हम एल लैक्टिक एसिड कहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। ठीक उसी तरह से लैक्टिक एसिड की तरह बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे टार्टेरिक एसिड, ये भी इनैंशियोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। अब इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक डिफरेंस होता है कि ऑप्टिकल सब्सटेंसेस के प्रति इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और एक लिवियो रोटेटरी है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक दक्षिण की तरफ घुमा देगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी दोनों की सेम होती है। केवल एक जगह डिफरेंस आता है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके साथ इनका केमिकल रिएक्शन अलग होता है। एग्जाम्पल ग्लूकोज की अगर बात करें तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, या प्लस ग्लूकोज और माइनस ग्लूकोज से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्लस ग्लूकोज ईस्ट के द्वारा उसका फर्मेंटेशन आसानी से हो जाता है, एंजाइम्स उस पर एक्ट कर जाते हैं, जबकि जो एल ग्लूकोज है उस पर ईस्ट के एंजाइम एक्ट नहीं करते। तो केमिकली ये उन्हीं के वहीं पर रिएक्शन अपना अलग शो करेगा जो रिएजेंट्स अगर ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये रहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसमें बहुत सिंपल सा है कि एक देखिए एग्जांपल के द्वारा आप इसको समझने का प्रयास करिए। सिस ब्यूटीन 2 यहाँ लिखा है, ये ब्यूटीन 2 का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर स्पेस में इसके जो साइड चेन्स हैं उनके अरेंजमेंट को देखें तो यहाँ पर CH3 और CH3 दोनों एक साइड में है, तो इसको हम सिस ब्यूटीन कह रहे हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पर पाई बॉन्ड किसी तरह से ब्रेक हो और ये कार्बन ओरिएंट कर जाए, घूम जाए, तो ये H चला जाएगा ऊपर और कार्बन चला मिथिल ग्रुप चला आएगा नीचे। तो इस तरह से जो बन जाएगा उसको हम कहेंगे ट्रांस ब्यूटेन 2। सिस ब्यूटेन 2 और ट्रांस ब्यूटेन 2 ये एक दूसरे में इंटर
कन्वर्जन इनमें होता रहता है और इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रकार की ये आइसोमेरिज्म है। एक और टर्म होता है रेसिमिक मॉडिफिकेशन या रेसिमिक फंक्शन। उसमें क्या होता है, जैसे डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड या प्लस लैक्टिक एसिड और माइनस लैक्टिक एसिड है, अगर दोनों के इक्वल अमाउंट्स को एक साथ मिला दिया जाए तो उससे जो सब्सटेंस बन जाएगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमिफिकेशन। और जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, अगर उनका रेसिमिफिकेशन कर दिया जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। इसको रेसिमिक फंक्शन या रेसिमिफिकेशन भी कहते हैं। तो इस तरह से आइसोमेरिज्म के जो पॉइंट्स थे उसका ब्रीफ आइडिया हमने आपको दिया। इसके पहले के वीडियो में रिएक्शन मैकेनिज्म का एक ब्रीफ आइडिया दिया था और नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले इन तीनों वीडियोस को अवश्य सभी लोग देख लें और इसमें अपना कंसेप्ट प्लस करके, अपना कंसेप्ट इसमें जोड़ करके अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें, फिर आगे की रिएक्शंस को आसानी से समझ सकेंगे। इस वीडियो को आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।